Namaste and welcome to Bodhi News, precise and time saving for 13 January. संक्षिप्त व सारगर्भित बोधि समाचार व विश्लेषण 13 जनवरी के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है. Every time you want unique and deep perspectives, not just shallow and superficial insights, which is usually rereading of material, you should always head to one destination, and that is Bodhi News, news.bodhibooster.com. हर अंक के साथ आपको मिलते हैं एनालिसिस के वीडियो, हाइलाइट्स, डे फैक्ट्स, रिसोर्सेज पर बहुत ही शानदार कंपाइलेशन जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और एवरी इशू हैज इट्स ओन डाउनलोडेबल पीडीएफ सेपरेटली. वी थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड अफेक्शन एंड लव एंड योर सजेशंस व्हिच इज हेल्पिंग अस इंप्रूव विद एवरी इशू. समीक्षा लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू. द फर्स्ट सेशन विल बी कंडक्टेड टुमारो, दैट इज 14th January 2017. समीक्षा लाइव करंट अफेयर्स व्याख्यान कल से प्रारंभ हो रहे हैं. आज 13 जनवरी है. कल 14 जनवरी को सुबह ठीक 9 बजे हमारा पहला सेशन लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. 9 से 10:30 1.5 घंटे आप लाइव पिछले कुछ हफ्तों के करंट अफेयर्स के रिव्यू अटेंड कीजिए. अमेजिंगली यूजफुल सर्विस समीक्षा. बोधि समीक्षा से जुड़े रहें. यदि आपके कुछ मित्रों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिंक bodhibooster.com/p/livesessions.html पर आकर एनरोल कर लें. ध्यान रखें, आपको आज ही एसएमएस और ईमेल से लिंक भेजी जाएगी जिसे आप क्लिक करेंगे तो जिस वेब पेज पे आप जाएंगे वहीं पर कल सुबह 9 बजे सेशन लाइव स्ट्रीम होगा. अगला सेशन 15 दिनों के बाद होगा. उस वक्त भी आपको एसएमएस और ईमेल से उस दिन का जो भी समय होगा बता दिया जाएगा. पीटी एजुकेशन और पीटीज आईएएस एकेडमी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को स्टूडेंट रिसोर्सेज सेंटर और बोधि बूस्टर प्रीमियम के अंदर ही ये सेशंस अलग से भी उपलब्ध होंगे. आई होप द प्रोसेस इज एब्सोल्युटली क्लियर. Great news for IMCAT and MBA entrance aspirants. Attend PT Sure Shot 30x30x30 online class starting Monday evening. 30 दिन 30 क्लास 30 टॉपिक 30 मिनट के. No travel, no cost, no nonsense. Get the best and prepare for any GDN interview. All you need to do is enroll by going to cat.pteducation.com. शर्त सिर्फ इतनी है, आपने MBA एंट्रेंस की तैयारी की होनी चाहिए. You should have written the CAT or ZAT or IFT etc. this year. That's all. Bodhi News Analysis. The team is working very hard to give you amazingly different and enriched input. स्क्रीन पर जो 8 बिंदु हैं, इन्हें गहराई से समझिएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. Brought to you by PT Education and PT's IS Academy. We keep rotating various newspapers because we think it is a patently wrong approach to remain stuck to one newspaper, because your entire approach may become biased without you even realizing it. Playlist, Shrutis, content and resources available as you can see on the screen. और हिंदी भाषी छात्रों का बेहद प्यार हमें बोधि अनुवाद सेवा में अलग से मिल रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. The editorials for analysis today are odd decision pertaining to the continued compulsory use of Aadhaar across government services. A basic income road beckons. क्या भारत में नागरिकों के लिए बेसिक इनकम स्कीम लॉन्च होने वाली है? बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम शायद हो. Nobody knows. It's all pure speculation. गहराई से इसको तकनीकी रूप से हम विश्लेषण करेंगे. हो सकता है 2017 की प्रधानमंत्री मोदी की ये बहुत बड़ी घोषणा आने ही वाली हो, तो हम अब यहीं से इसको ट्रैक करना शुरू कर देंगे. इलेक्शंस आर नॉट अ रेफरेंडम. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल व्हिच exhorts the citizens of India to keep elections and referendum separate. एक बहुत अच्छे लेख में हम देखेंगे कि राज्य के चुनावों को सरकारों पर एक जनमत संग्रह के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए. और उसी लेख में एक बहुत ही जहरीली बात कही गई है, वो हम अलग से पॉइंट आउट करके बताएंगे ताकि आपकी अपनी सोच विकसित हो. हर छपी हुई चीज परम सत्य नहीं होती. ये बात आप जितना जल्दी सीख लें उतना इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है. We start with ought decision, constitution and law, governance and administration. ought decision का अर्थ है एक बेहद
अटपटा निर्णय। तो ये कौन सा अटपटा निर्णय है? ये है वो लेख जिसे आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मेकिंग आधार मैंडेटरी फॉर ईपीएफ इज नॉट जस्टिफाइड। अब ये क्या है और क्यों है, आइए इसे समझते हैं। द समरी ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पिछली सरकार और उसके बाद की अगली सरकार दोनों, यूपीए 2 और एनडीए 1, या एनडीए की वर्तमान सरकार, एनडीए की तो पहले भी बनी है सरकारें, लगातार आधार को विभिन्न सेवाओं के लिए अनिवार्य करती जा रही हैं। इससे निजता का हनन होता है। द राइट टू प्राइवेसी और द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल इज ब्रीच्ड, एंड कैन यू रियली मेक इट मैंडेटरी? व्हाट अबाउट सिटीजन्स हु डोंट वांट टू टेक द आधार कार्ड? A lot of such petitions are pending with the Supreme Court of India, but the final verdict is still not out. And as long as the final verdict is not out, सरकार जो चाहे करती चली जा रही है। हालांकि सरकार के अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कुछ भी करने के, वो भी देखेंगे। द आधार कंट्रोवर्सी इज बैक। इंडियाज यूनिक सिटीजन आईडी कैन इट बी मेड मैंडेटरी? मूल सवाल यही है कि क्या आधार नंबर को आप अनिवार्य कर सकते हैं, क्योंकि एक मौलिक अधिकार निजता का इसमें हनन होता है और दूसरे इश्यूज तो हैं ही, साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट। लीगल स्टेटस क्या है समझते हैं, कानूनी स्थिति। द सुप्रीम कोर्ट इज येट टू गिव द फाइनल डिसीजन ऑन वेरियस पिटिशंस सिंस 2013। 4 साल हो चुके हैं, बहुत सी याचिकाएं लगी हुई हैं इसको चुनौती देते हुए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले उच्चतम न्यायालय में बहुत सारे अटके पड़े हैं। डीमोनेटाइजेशन पे याचिकाएं अटकी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट का कई लेखकों ने एनालिसिस और क्रिटिसिज्म भी किया है कि इन सम ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स, you are taking several years to give a final verdict. So of what use is that verdict when in practical life it has already turned a fait accompli? वो चीज तो यथास्थिति बन चुकी, फिर उस निर्णय का क्या करेंगे? अब ये तो बहुत बेसिक सवाल पूरे भारत की व्यवस्था पर ही उठ रहा है। लास्ट इंटरिम एससी ऑर्डर, अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का 15 अक्टूबर 2015 को आया था। बहुत ध्यान से समझिएगा। आधार कैन नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट वॉलंटरीली और कंपल्सरीली फॉर द डिस्बर्सल ऑफ सब्सिडीज अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, and some other schemes like National Social Assistance Program NSAP and Employees Provident Fund Organization। क्या अर्थ है इतने लंबे चौड़े वाक्य का? आधार को आप अनिवार्य नहीं कर सकते, वो स्वैच्छिक रहेगा, जिसे चाहिए वो ही आधार कार्ड आपको देगा, नंबर देगा। अपवाद होंगे केवल अनुवृत्तियों का वितरण जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, जनधन वगैरह के लिए है, वहां मैंडेटरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट गॉट द बिल पास्ड इन मार्च 2016। अब एक सरकार ने संसद से कानून पारित कराया, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट, वित्तीय एवं अन्य अनुवर्तियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम। All members of the employee pension scheme have now been covered mandatorily with a deadline of 31st January। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सरकार हर जगह इसको बढ़ाती जा रही है। सरकार का अपना एक सोच है। सरकार ये बिल्कुल साफ कह रही है, वी वांट टू स्टॉप लीकेजेस। हम हर तरह का करप्शन और रिसाव रोकना चाहते हैं, और एक ही यूनिवर्सल चीज हमारे हाथ में है पहचान के लिए, और वो है आधार। तो वो एक अलग इशू। वापस आइए पॉइंट 4 पे। ऑल मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उन्हें 31 जैन की डेडलाइन दे दी गई है कि भैया आधार नंबर ले आओ। तो ऑथर का कहना है कि क्योंकि पेंशन स्कीम पे सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर में रिलीफ नहीं थी, इट्स अ वायलेशन ऑफ दैट, फिर भी सरकार करे जा रही है। नाउ दिस ईपीएस थिंग इज रन बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो वर्तमान का जो सरकारी आदेश है उसका कुल मिला के मतलब क्या निकला? एवरी सैलरीड पर्सन नेसेसरीली नीड्स एन आधार नंबर। तो अब यदि आधार नंबर नहीं है तो आप तो भैया प्रोविडेंट फंड भी भूल जाओ और पेंशन भी भूल जाओ। वैसे भी भारत के 80% काम करने वालों को तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन पता ही नहीं है, वो तो सब इनफॉर्मल सेक्टर है। 65, 35, 15, 85 का रेशियो चलता है। द एलिमेंट ऑफ कोर्जन इज एवरीवेयर। 6th पॉइंट,
ये जो जबरदस्ती की जा रही है ना, ये सब तरफ हो गया है अब। जिस स्कूल को देखो वो आजकल आधार नंबर मांगे जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो इंट्रीम ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है। स्कॉलरशिप्स के लिए हमारे जितने शिक्षा बोर्ड्स हैं अलग अलग राज्यों के, इन सब ने अपने मन से एग्जामिनेशन के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, हर चीज के लिए बच्चों से आधार नंबर मांग रहे हैं। अरे तुम तो शिक्षा बोर्ड चला रहे हो भाइयों, तुम तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पढ़ लो, शिक्षित लोग हो तुम तो। लेकिन नहीं, हम तो आधार मांगेंगे। तो फिर ऑल द प्राइवेट स्कूल्स दे सिंपली इशू अ वर्डिक्ट कि चलो लाओ भाई आधार नंबर, मेडिकल टेस्ट, बैंक अकाउंट ओपनिंग। सो बेसिकली फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू कैन नॉट लिव टुडे विदाउट गेटिंग योर आधार नंबर। और तो और भारतीय रेलवे बोल रही है ऑनलाइन टिकट बुकिंग करानी, आधार नंबर लाओ। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा सुझाव आया है, अभी हुआ नहीं है। रिस्क और कंसर्न क्या? अब आप में से कई लोग बहुत सोच रहे होंगे कि ये कोई मुद्दा है क्या, आधार दे दो ना। बेटा बहुत बड़ा मुद्दा है। तुम्हारे शरीर के बेसिक बायोमेट्रिक डेटा जब सरकार ले लेती है तो आपके और सरकार के बीच की एक बहुत बड़ी पवित्र दीवार हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब सरकार तो आपको बायोलॉजिकली ट्रैक कर पाएगी, तो प्राइवेसी डिस्ट्रक्शन और साइबर क्राइम और आइडेंटिटी थेफ्ट तो अभी होने शुरू ही नहीं हुए हैं। जिस दिन होंगे उस दिन ये मुद्दे पब्लिक डोमेन में आएंगे। सरकार क्या कहती है? ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ? और कोई प्राइवेसी लॉ भी सरकारों ने आज तक बनाया नहीं है। अ सैड कमेंट ऑन हाउ, लेकिन पूरा इसका समराइज अगर करते हैं तो क्या है, भारत में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताई हैं, ये अधिकार वो अधिकार, लेकिन ये अधिकार जमीनी स्तर पर हमें देने वाले या हमें देना सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाएं उस स्पीड से काम ही नहीं कर रही हैं, तो वो कागजी बातें दिखने लगती हैं। ये है इस पूरे लेख का सार। A sad comment on how justice delivery is perpetually delayed and hence denied. I hope you have understood the broader issue here. You may agree, you may disagree, that's a separate matter, but as an intellectual, you must try to see beyond the obvious. Bodhi resources page पे जाके you can get a lot of government resources related to this. आप उन्हें डाउनलोड करके डिटेल स्टडी, if you're a scholar, you can do that. Possible exam questions. What is the exact legal status of Aadhaar in India? भारत में वर्तमान में आधार का स्पष्ट कानूनी स्थिति क्या है? Second, is the government morally correct in making Aadhaar mandatory even while its legal status is debated? क्या सरकार नैतिक रूप से आधार को अनिवार्य करते समय सही है जब उसका कानूनी पक्ष ही अभी विवादों में उलझा है? थर्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ आधार ड्रिवन डिलीवरी? एक आधार चलित आपूर्ति व्यवस्था पब्लिक गुड्स की के क्या फायदे और नुकसान हैं? I hope now you will be able to write some basic essays on these. An absolutely amazing new chapter is opening up in Indian economy, Indian politics and Indian society. 70 सालों की आज़ादी के बाद आज भारत में अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में एक बहुत बड़े नए अध्याय की शुरुआत शायद होने वाली है। सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। सुगबुगाहट क्या है? बेसिक इनकम रोड की, यानी एक मूल आय व्यवस्था शायद आ जाए। ये एक अपने आप में बिल्कुल ही नई अवधारणा है भारत के लिए। इसे बहुत अच्छे से आप बाद में पढ़ के समझिएगा। मैं आपको इससे जुड़े गहरे मुद्दे अब समझाऊंगा और साथ ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब्सिडीज यानी अनुवृत्तियों से जुड़े कुछ बहुत गंभीर बातें भी हम समझेंगे। रेवोल्यूशनरी और शॉकिंग न्यूज़ की बेसिक इनकम फॉर सिटीजन्स इज इन द एयर। शायद भारत में भी क्रांतिकारी, कुछ लोग कहेंगे चौंका देने वाली नई योजना नागरिकों के लिए मूलभूत आय आ जाए। अभी लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है, ध्यान रखिएगा, सरकार ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन a lot of analysts have started pointing that maybe demonetization was done ultimately to bring GST and a basic income scheme.
वन डजंट नो, देखेंगे, एक एक चीज को ट्रैक करेंगे. द इको सर्वे ऑफ इंडिया 2016-17 विल हैव अ स्पेशल चैप्टर ऑन इट. अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे इस साल जो आने वाला है, उसमें एक विशेष पाठ इस पर होगा, एक अध्याय होगा. मतलब सरकार अब इसको लेके थोड़ी सीरियस हो गई है. I also want to make an important announcement for all of you. Remember, Economic Survey 2016-17 and the Indian Union Budget 2016-17 या 17-18 rather, जो अब आने वाला है 1 फरवरी को जो घोषित होगा, और यदि इलेक्शन कमीशन ने उसको डिले किया तो जब भी होगा, we will be giving you a comprehensive analysis at a micro level of Economic Survey and the Union Budget. That will be a premium learning resource. You can enroll for it separately. उसकी enrollment link हम आपको अलग से देंगे. आप ऑनलाइन उसमें enroll कर सकते हैं और आपको उसकी लिंक और यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा. हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट को ये सब उनकी सर्विसेज के तहत मिलेगा. ये एक बहुत एनालिटिकल, डीप और सरल हमारा एक पूरा लेसन तैयार हो रहा है इकोनॉमिक सर्वे पर. 31 जनवरी को जैसे ही वो प्रेजेंट होगा, हमारी पूरी टीम उसका एनालिसिस करेगी और हम उस पर 4 से 6 घंटे का एक बहुत डिटेल सेशन, पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर तैयार करेंगे. एंड द सेम थिंग विल बी डन फॉर द यूनियन बजट. दीज विल बी प्रीमियम रिसोर्सेज सेपरेटली अवेलेबल. बहुत जल्द हम उसकी एनरोलमेंट लिंक आपको दे देंगे. आप में से जो भी बहुत सीरियस हैं इन गहराई से इन बड़े मुद्दों को समझने के लिए, आप अवश्य उन रिसोर्सेज का फायदा उठाइएगा. थर्ड पॉइंट, द ऑथर देन मेक्स हिज पॉइंट्स. अब ये जो ऑथर हैं, गाय स्टैंडिंग इनका नाम है, वो कहते हैं इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव. यदि मूलभूत आय आ गई तो भारत की पूरी स्थिति बदल सकती है, परिवर्तनकारी. इट विल बूस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कॉन्ट्ररी टू द कॉमन परसेप्शन कि लोग आलसी हो जाएंगे, इस ऑथर का ये कहना है ऐसा कुछ नहीं. इसकी वजह से तो आर्थिक वृद्धि और विकास धारणीय हो जाएगा. उसके बाद वो नंबर्स पे जाते हैं कि आज स्थिति क्या है. अब आज की स्थिति जो इनकी है, ये जो बता रहे हैं 8 और 6%, उसके पहले आप 2 मिनट कुछ ग्राफ्स पे ध्यान दीजिए. ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज इन इंडिया. भारत में क्षेत्रवार अनुवृत्तियों का वितरण प्रतिशत में आप देख रहे हैं 2015-16 में स्थिति क्या थी. लगभग 50% सब्सिडी फूड सेक्टर पे चली गई. उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर लगभग 30% सब्सिडी और खा गया, और उसके बाद फिर दूसरे क्षेत्रों. फूड एंड फर्टिलाइजर टुगेदर हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द बल्क ऑफ ऑल गवर्नमेंट सब्सिडीज. फिर पेट्रोलियम और अदर सब्सिडीज बाद में आती हैं. ओवरऑल सब्सिडी बिल अगले ग्राफ में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ्रॉम 2011-12 टू 2015-16 हैज बीन ऑन द डिक्लाइन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो ये 2% से नीचे आ गया है. बाउंटीज फॉर द वेल ऑफ, फिर आप देख रहे हैं ये सब इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स थे. अमीर लोगों को कहाँ कहाँ सब्सिडी मिलती है. केरोसिन, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, गोल्ड, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, स्मॉल सेविंग्स. यहाँ हजारों करोड़ों की, लगभग 1 लाख करोड़ की सब्सिडी मिलती है. इसीलिए सरकार ने फिर एलपीजी कनेक्शन छोड़ो, गिव इट अप वगैरह स्कीम लाई थी. सेंटर सब्सिडी बिल जो आखिरी हमारा चार्ट आपके लिए है, फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, इंटरेस्ट एंड अदर. 2013-14 में 2,54,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार ने बांट दी. अगले साल 2,58,000 करोड़ की, अगले साल 2,57,000 करोड़ की, और फिर घट के 2,50,000 करोड़ हुई. भारत की लिबरल लॉबी ने इसका भयंकर विरोध किया है कि नरेंद्र मोदी जी स्कीमों को कट करते जा रहे हैं, मनरेगा को कम करते जा रहे हैं. All those who understand Mr. Modi's working style, they know very well that he has always been against giveaways and doles. लोगों में खैराते बांट कर वोट कबाड़ने की नीति के हमेशा से मोदी जी खिलाफ रहे हैं, और इसीलिए लिबरल लॉबी भी इन पे भयंकर भड़की हुई है. इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कुछ जगह जहां वाकई में मनरेगा आना चाहिए था, उसको हटा देने से बहुत नुकसान भी हुआ है, स्पेशली पोस्ट डिमोनेटाइजेशन. दैट सीम्स टू बी नॉट अ वेरी रॉन्ग क्रिटिसिज्म, बट एनीवे वी विल कम टू दैट. तो पॉइंट 3 का तीसरा बिंदु सी, 8% ऑफ जीडीपी इज नॉन मेरिट गुड सब्सिडीज एंड 6% ऑफ जीडीपी इज वेस्टफुल फूड सब्सिडीज, सो दैट मेक्स अ 14% ऑफ जीडीपी. ऑथर का कहना है कि 14% भारत के जीडीपी का जिन सब्सिडियों में जा रहा है, गैर योग्यता अनुवृत्तियां और उसके अलावा अपव्ययी अनुवृत्तियों पर. अब आप एक काम अवश्य कीजिएगा, बोधि रिसोर्सेस पेज पे जाकर, यू रियली मस्ट डाउनलोड दीज रिसोर्सेस हियर.
आपको एक पब्लिक पॉलिसीज और सब्सिडीज का टैब दिखेगा, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडी बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और सब्सिडीज पे कुछ पर्सपेक्टिव्स एंड द प्रेजेंटेशन बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यहाँ पे सब दे रखा है हमने। आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा एंड these documents will form a part of your personal library और उन्हें पढ़िएगा। गहराई से समझना है मुद्दों को तो बेटा ये एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सब हवा हवा ही है, फिर तो हर आदमी किंग है, लेकिन ज्ञान के लिए तो तपस्या लगती है। आई एम श्योर यू नो दैट। हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इक्विटेबली। अब बड़ा सवाल आता है कि इसको बड़ा समानता के साथ, समता के साथ लागू कैसे करें। ऑथर बहुत अच्छे से बताते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड आर्टिकल एंड यू रियली मस्ट रीड दिस आर्टिकल केयरफुली लेटर, और इसको 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि ये भारत में यदि आ गया तो ये एक बात तो सीधी हर एग्जाम में आएगा, एवरी ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू विल हैव इट। भारत में कोई भी बड़ी चीज आती तो सबसे पहले सारी एग्जाम्स पर असर आता है। भारत पे असर आए नहीं आए वो तो बात की बात है, भारत में जितनी बड़ी चीजें हैं वो सबसे पहले एग्जाम्स को। It's a very sad comment on what's happening with this country. This is an ideological and political challenge. We must be pragmatic, realize that public social services and institutions are needed for a good society. No need to be too libertarian. ऑथर ने यहाँ बहुत बुरी तरह से ये एक झिड़का है और ये कहा है कि भाई अच्छा समाज बनाने के लिए इन्होंने दोनों पक्षों को झड़का है, लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों को डांट रहे हैं वो यहाँ पे। यदि आप समझ पाए हैं उसको, if you want to make a good society, you need public services and institutions. If you totally destroy them or remove them, that is, you will not be left with a good society. अच्छा point है। Fifth, first, agree that existing social welfare system is a mess. It is neither redistributive nor efficient. ये बात तो कई बार हम पहले बता चुके हैं। वर्तमान में भारत की जो सामाजिक कल्याण व्यवस्था, अब जो लोग बिल्कुल नए हैं वो पूछेंगे व्हाट इज द सोशल वेलफेयर। देखिए पीडीएस है, भारत में 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं, राशन की दुकान है, वो व्यवस्था और ऐसी बहुत सारी चीजें। ऑथर कहते हैं पहले तो ये मान लो कि ये न तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव है न एफिशिएंट है, यानी पुनर्वितरण योग्यता इसमें है ही नहीं और कुशलता तो बिल्कुल ही नहीं है, लीकेज होता है, करप्शन होता है भारी। यदि आप राजनेताओं ने जिस तरह से अपने अपने पर्सनल माफिया ग्रुप्स के थ्रू, अपने परिवार के रिलेटिव्स के थ्रू बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के ठेके हासिल कर रखे हैं, उस पर रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे, आपको उल्टी आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। Things are so bad in some states of India that the political lobbies have totally cornered various schemes through their proxies. And they skim off 20, 30, 40% from that straight. ये एक ओपन सीक्रेट है। ये ऑथर जो कह रहे हैं उस कंटेक्स्ट में देखना तो आपको समझ में आएगा। Second, believe that if Indians have some economic security, they can control their own lives better. इंडियन नेटवर्क फॉर बेसिक इनकम एक ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप बना है जो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। अभी तो बहुत से सवाल हैं। 7, अब ऑथर यहाँ पे 2 बहुत बड़े सवाल पूछते हैं। कैन द बेसिक इनकम बी 50% ऑफ सब्सिस्टेंस लेवल, यानी किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए मूलभूत जीवन निर्वाह स्तर, सब्सिस्टेंस जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए, खाने के लिए बेसिक फूड शेल्टर, उसका क्या 50% तक हम बेसिक इनकम माने। एंड सेकेंड क्वेश्चन 2 इन पॉइंट 7, हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड इन एन एनवायरमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हैवी हैंडेडनेस। देखिए हमारे महान भारत देश का बहुत ही परिष्कृत रूप से कबाड़ा करने में ब्यूरोक्रेटिक हैवी हैंडेडनेस ने जो अपना पवित्र दायित्व निभाया है उसकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। ब्यूरोक्रेटिक हैवी हैंडेडनेस का मतलब होता है अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस डिसीजन लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही से होता है। ये लोग अनेकों बार पूरी तरह से अपने ढंग से चीज़ों को चलाते हैं। जो अच्छा कई बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है, तो हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बट द परसेंटेज ऑफ दोज हु बिलीव इन हैवी हैंडेडनेस इज डीमोरलाइजिंगली लार्ज। हेंस ये ऑथर भी ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट। फिर ऑथर बताते हैं हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, प्रायोगिक परियोजना, और हमें क्या पता चला, वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट इन वेलफेयर, सैनिटेशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, डाइट, हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस बढ़ गई बेसिक इनकम देने के बाद। पॉजिटिव इक्विटी इफेक्ट्स, विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिसेबल्ड, जो भारत के समाज में आज भी सबसे ज़्यादा कुचले हुए वर्ग हैं, इस पे से तो किसी को इनकार होना ही नहीं चाहिए। हमारे गाँवों में और हमारे नॉन अर्बन एरियाज़ में और कुछ हद तक अर्बन एरियाज़ में भी पुरुषों की स्थिति को छोड़ दीजिए तो बाकी इन तबकों की हालत बहुत ख़राब है।
तो सेकंड पॉइंट में वो बोलते हैं कि हमने जो पायलट प्रोजेक्ट किया उससे इनकी स्थिति बहुत सुधरी। लेट टू थर्ड पॉइंट, लेट टू राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक बहुत बड़ा आरोप बेसिक इनकम पे लगता है स्कीम पर कि लोगों को आलसी बना देगा। ऑथर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे तो लोगों ने ज़्यादा मेहनत करना शुरू की। एंड फाइनली सबसे बड़ा पॉइंट, हैड एन इमेंसिपेटरी वैल्यू हायर देन इट्स मॉनेटरी वैल्यू। इमेंसिपेशन का मतलब होता है बंधन मुक्ति। देखिए हिंदू धर्म का पूरा दर्शन क्या है, यू हैव टू लुक इनसाइड यू सो दैट यू कैन फाइंड इमेंसिपेशन। इन मेनी अदर रिलीजन्स यू लुक आउटसाइड फॉर इमेंसिपेशन। हिंदू धर्म में बोलते हैं आप इमेंसिपेशन, यानी आपको इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेशन, मोक्ष की प्राप्ति। ऑथर कहता है कि जब आप लोगों के हाथ में ये बेसिक इनकम देना शुरू करते हो, विच कुड बी 50% ऑफ सब्सिस्टेंस, दे फील इमेंसिपेटेड। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें एक बहुत बड़े चेन से ही मुक्ति मिल गई। तो ये सिर्फ उस पैसे की बात नहीं, उससे कई गुना ज्यादा इसका बंधन मुक्ति कारक मूल्य है। तो ये बहुत ही गहराई से इन चीज़ों को हमने देखा है। एंड फाइनली रियल एम्पावरमेंट हुआ और लिक्विडिटी यानी हाथ में आई ये तरलता से, मौद्रिक तरलता से, वो साहूकारों के पास जाने से भी बच गए। तो ऑथर फाइनली कहते हैं कि भैया हमने तो देखा कि ऑल फोर इफेक्ट्स हैपेंड, वेलफेयर, इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इमेंसिपेशन, कल्याण, समानता, आर्थिक समृद्धि, मुक्ति। तो यही तो है ना परिवर्तनकारी। और फिर ऑथर अंत में पटाखा चलाते हैं, वो बोलते हैं कि आज भारत में जनधन अकाउंट आ गए, आधार आ गया, मोबाइल मनी आ गया, कैशलेस के बाद आ रहा है। तो अब आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का डीमोनेटाइजेशन करने का अंतिम लक्ष्य है बेसिक इनकम स्कीम भारत में लाना। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सबको नहीं मिलेगी। तो जितने युवा इसे सुन रहे हैं, ऑल द यूथ, ये मत सोचना कि 10-10 हजार की पॉकेट मनी मोदी जी हर महीने देंगे, वो 10 चांटे देंगे उसके बदले में यदि मांगोगे तो। ये उनके लिए जिन्हें वाकई में जरूरी है। जनधन मेक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल, आधार मेक्स आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल, मोबाइल मनी मेक्स ट्रांजैक्शंस इंस्टेंट। मुझे पर्सनली ऐसा अब लग रहा है, यदि आप पिछले 3 सालों का मोदी जी का कार्यकाल देखें, 2.5 साल हुए हैं, 2.5-3, ये सब अंतिम रूप से जुड़ता तो इसी तरफ जा रहा है। अब यदि हो गया तो शायद भारत बदलेगा, देखते हैं, हो सकता है ना भी हो। Okay, I hope I was able to do justice to this amazing topic. Some possible exam questions. What is the concept of basic income for citizens? नागरिकों हेतु एक मूलभूत आय का अवधारणा क्या है, समझाइए। Explain the conceptual difficulties in implementing a BIC for India. भारत जैसे देश के लिए मूलभूत आय योजना लागू करने के पीछे की परेशानियां समझाइए। Third, in what ways is the basic income for citizens extremely empowering compared to the present subsidy system? यह सबसे अच्छा सवाल है। वर्तमान में मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था, अनुवृत्ति व्यवस्था के मुकाबले एक मूल आय योजना नागरिकों को सशक्त कैसे बना सकती है? यदि बेसिक इनकम स्कीम आ गई तो आप ये मान के चलना अगले 2 से 3 साल सारा डिबेट इसी पे होगा। और यदि आप एक युवा हैं तो हर एग्जाम में सवाल आएगा। ये बात एकदम से समझ में आती है हिंदुस्तान के युवा को, बाकी ज्ञान व्यान सब साइड में रह गया। भारत का कबाड़ा होने का बहुत बड़ा कारण ही है हर चीज बस एग्जाम में मार्क्स ला दो। खुद का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, देश आगे, ये तो किसी का एजेंडा ही नहीं है। जैसा है वैसा है। इलेक्शंस आर नॉट अ रेफरेंडम, यानी चुनाव एक जनमत संग्रह नहीं होते। इसे हमने लिया है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटिक्स से, प्रशासन और भारतीय राजनीति। इसका सोर्स भी हमने स्क्रीन पर साफ साफ दिया हुआ है। हियर इज दैट हेवी आर्टिकल। ये रहा वो भारी भरकम लेख। बहुत अच्छा लेख है, लेकिन इस लेख में ऑथर एक जगह जाके, शी एंड्स अप बिट्रेइंग हर रूट्स, वो एक जगह जाके अपनी मूल भावना प्रदर्शित कर ही देती हैं। यदि वो नहीं किया होता तो ये लेख बहुत क्रेडिबल हमारी नजरों में होता, कई लोगों की नजरों में निश्चित तौर पे अभी भी होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये है वो पोर्शन जो हम बाद में बताएंगे, जहां उन्होंने बहुत ही भारी भरकम आरोप ऐसा लगा दिया है कि जिसका जो ना कहें वो बेहतर।
इलेक्शंस आर नॉट अ रेफरेंडम, अर्थात चुनाव एक जनमत संग्रह नहीं होते. The reduction of assembly elections to a referendum diminishes the political competence of voters to decide what sort of government they wish to be ruled by. यानी जब हम विधानसभा के चुनावों को एक जनमत संग्रह मानने लगते हैं तो वो मतदाताओं की उस राजनीतिक क्षमता पर चोट होती है कि वो किस तरह की सरकार द्वारा शासित होना चाहते हैं. बहुत अच्छा पॉइंट. बाकी के सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, बस वो एक जगह बहुत बुरी तरह से ऑथर फिसल गए. एनीवे, अब आइए अच्छी चीज़ों पे. The article discusses the prime issue of what should the state elections in India really reflect. Should it be referendum? आपको पता ही है simultaneous elections एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में भी चल रहा है. All major politicians have started thinking about whether we can really hold simultaneous elections, और हमने इसके ऊपर अलग से बोधी न्यूज़ में बहुत कवरेज किया है. सारे एपिसोड देखिए, आपको सब मिलेगा. तो यहाँ पर लेखिका का मूल मुद्दा है कि क्या राज्यों के चुनावों को हम ये माने कि ये तो एक जनमत संग्रह है. Second, as soon as the election date for assembly elections was announced, the huge ruckus after 8th of November 2016 entered the decisive phase. 8 नवंबर 2016 को एक बहुत भारी भरकम झगड़ा और विवाद शुरू कर दिया भारत की राजनीति में अलग अलग पार्टियों ने, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की तारीखें घोषित की तो अब ये एक बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर आ गया है. ये बात तो सही है. थर्ड, इफ द बीजेपी विन्स, सो दे से, इट विल सेटल ऑल डिबेट. बीजेपी के समर्थक ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ऑथर कह रही हैं कि यदि बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव, गोवा के चुनाव वगैरह वगैरह पंजाब की जीत गई, मतलब लोगों ने विमुद्रीकरण पर मुहर लगा दी है. इफ नॉट, द पब्लिक वुड हैव स्पोकन. और अगर हार गई तो मतलब लोगों ने नोटबंदी को खारिज कर दिया है. उत्तर प्रदेश इलेक्शंस हैव बिकम अ वर्डिक्ट ऑन डीमोनेटाइजेशन. फिर ये एक बहुत अच्छा बिंदु ऑथर बताती हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रेफरेंडम्स मीन नथिंग. 100% सही बात. अब ये टेक्निकल शब्द है, सरल भाषा में समझ लीजिए. 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई. फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे. काम पहले हो चुका है, जनमत संग्रह बाद में हो रहा है. एक्स पोस्ट फैक्टो, कार्योत्तर. रेफरेंडम जनमत संग्रह काम होने के बाद. जनमत संग्रह का क्या मतलब है? अगर करना है तो ब्रेग्जिट जैसा करो, डिसीजन लेने से पहले. बिल्कुल सही बात. आई टोटली एग्री. बट आई टोटली डिसएग्री विथ अनदर पॉइंट जिस पर मैं आ रहा हूं. फोर्थ, अज्यूम दैट द बीजेपी लूजेस. ऑथर कहती हैं, मान लीजिए कि बीजेपी हारी. विल इट रिजाइन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट? ऑब्वियसली नॉट. विल डीमोनेटाइजेशन बी रोल्ड बैक? ऑब्वियसली नॉट. तो हम उस पैरामीटर में क्यों सोच रहे हैं? आई टोटली एग्री. The Brexit was not ex post facto. It asked opinion for a decision yet to be made. बिल्कुल सही है, लेकिन भारत में इस तरह के रेफरेंडम्स का कोई भी चलन नहीं रहा है. पाकिस्तान चीख चीख कर गला बिठा चुका है 1947 के बाद, कश्मीर में रेफरेंडम कराओ, और वो ये भूल जाता है कि यूनाइटेड नेशन के उसी रेजोल्यूशन में लिखा था कि पहले पाकिस्तान सारी कश्मीर की टेरिटरी छोड़ दे. लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने और पीछे से चीन का टेका लगा हुआ है, अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया है कि भारत को नुकसान पहुंचाओ, भारत में हत्याएं करवाओ, तो अब उसे कोई सत्य और असत्य के बीच का फर्क तो दिखना ही नहीं है. And very sadly, a very strong liberal lobby in India does not find everything wrong with it. तो कई बार तो यही समझ नहीं आता कि चाहते क्या हैं ये लोग. But anyway, sixth, the big question, बड़ा सवाल. Can we treat state elections as referendum? Should we treat them thus? Elections are just an ongoing process of civic engagement. 100% correct. Agreed. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा. देखिए, चुनाव केवल एक लगातार नागरिकों के साथ इंगेज करने की, उनसे जुड़ने की प्रक्रिया का नाम है. ये कोई एक फाइनल रेफरेंडम नहीं हो सकता है. सेवेंथ, इफ द बीजेपी क्लेम दैट अ यूपी विक्ट्री वाज अ वर्डिक्ट ऑन डीमोनेटाइजेशन, उसको हमने डीमो लिखा है, दैट इज मैनिपुलेटिव. यानी ये तो बहुत गलत बात होगा, छलावा होगा, चुनावी जुमला होगा. फुल इफेक्ट्स विल बी विजिबल मच लेटर. अब ये बात भी बिल्कुल सही है. 1-2 सालों के बाद ही डीमोनेटाइजेशन के सारे प्रभाव सबको समझ में आएंगे. इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. 8. A true democracy needs informed and active citizenry plus active society, civic society plus non-partisan media. 100% सही. एक सच्चे लोकतंत्र को, यदि हमें भारत को सच्चा लोकतंत्र बनाना है तो हमें ऑथर की इस बात को मानना चाहिए. इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजनरी, अवगत और सक्रिय जनता. प्रॉब्लम इज भारत के लोग गंभीरता से पढ़ते कहाँ हैं आजकल कुछ भी. सोशल मीडिया में जो सामने 2 लाइनें दिख गई उसको सत्य मान के पूरी जिंदगी चल रही है भारत की.
तो दिस इज रॉन्ग. यू हैव टू रियली रीड, लिसन टू वेरियस पीपल एंड देन डिसाइड व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स. ये तो अब हो ही नहीं रहा ना कहीं भी. एक्टिव सिटीजनरी के बाद एक्टिव सिविल सोसाइटी, एक सक्रिय नागरिक समाज, यानी वो सारे संगठन जो बड़े बड़े मुद्दों पर सरकार से, गवर्नमेंट से बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछें. 100% एग्रीड होना ही चाहिए, नहीं तो पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. नॉन पार्टिजन मीडिया, अपक्षपाती मीडिया की आवश्यकता. अब ये लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये खुद जिस मीडिया में लिख रही है उसका पक्षपात स्क्रीन पे देखो. क्या लिखती हैं ऑथर इस आर्टिकल में? इसी आर्टिकल से निकाला है मैंने ये. इन एन इंडिया दैट हैज टर्न्ड एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव एंड रैपिडली इंटॉलरेंट. मतलब एक ऐसे भारत में, आज के भारत में ऑथर कह रही हैं, जो बहुत रूढ़िवादी हो गया है और बिल्कुल ही असहिष्णु हो गया है. अरे यार, ये सुधरेंगे नहीं, इनको कोई नहीं सुधार सकता. भारत एक इंटॉलरेंट देश है जिसने पूरे विश्व को टॉलरेंस सिखाया, जिसने इतने आक्रमणकारियों को अपने आप में हजारों सालों से समाहित किया. वो इनटॉलरेंट देश है. वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां. कुछ भी बोलना बेकार है, कुछ भी बोलना बेकार है, ये नहीं सुधरेंगे. वहां जाके ऑथर पूरी तरह से हमारे एनालिसिस में स्लिप होके खत्म हो जाती हैं. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आई टोटली अग्री. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ें, अपना दिमाग जरूर चलाएं. एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड भी है नहीं, वो बोलता है अपना दिमाग चलाओ. सॉफ्ट ड्रिंक पी के ही चलेगा दिमाग, तो बस यही होना बाकी है. Some possible exam questions. What are the implications of assuming the results of state elections to be synonymous with a verdict on major issues? यदि हम राज्यों के चुनावों को बड़े प्रमुख मुद्दों पर जनमत संग्रह पे निर्णय के रूप में देखें तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे? Second, in what way can a stable and secure democracy work? What are the responsibilities of the citizens? एक सुरक्षित और स्थिर या स्थायित्व वाला लोकतंत्र कैसे कार्य करेगा? नागरिकों की क्या जिम्मेदारियां होंगी? What is meant by ex post facto? कार्योत्तर से क्या आशय है? व्हाट आर द पॉलिसी इम्प्लीकेशन? इसके नीतिगत मायने क्या हैं? अब आप इस पे बहुत अच्छे अपने एसेज लिख पाएंगे. एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अपना एनालिसिस दिया है, विच आई हैव डेवलप्ड थ्रू मोर देन 30 years ऑफ रिगरस इंडिपेंडेंट रीडिंग ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेस. मैं 1985 के बाद से बहुत गहराई से चीज़ों को पढ़ता आया हूँ. हर तरह के आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, हर तरह के पर्सपेक्टिव्स, इंडियन एंड फॉरेन, लिबरल एंड कंजर्वेटिव, सब पढ़ने के बाद आपको उसका निचोड़ देता हूं. इसके बाद भी यदि आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, प्लीज गो अहेड एंड डिसएग्री. आई हैव नो प्रॉब्लम. मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. बोधी भाषा, इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश. आपके रिस्पॉन्स से हमें बहुत खुशी हो रही है. हम लगातार उसे समृद्ध कर रहे हैं. बोधी अनुवाद का पूरा इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी सेवा है. अंग्रेजी न पढ़ सकने वाले छात्रों को और विशेष तौर पे बहुत जटिल अंग्रेजी में उलझ जाने वालों के लिए बहुत अच्छी सेवा है. PT Sure 30x30x30. Enrollments are still open. Make full use of it. For deeper learning resources, enroll for Bodhi Booster Premium. आज का PDF news.bodhibooster से अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा. आज के हमारे प्रिसाइज और टाइम सेविंग बोधी न्यूज़ के इस अंक में इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आया होगा. ज्ञान को आनंद का स्रोत बनाइए. बहुत सुखी रहेंगे. यही भारत की 8000 सालों की परंपरा भी रही है. सच्चे भारतीय बनिए. ओके, वी विल मीट वेरी सून. नमस्ते, जय हिंद.